बता दो क्या? कितने लोग चाहते हो कि बता दे सारे? हाथ उठाओ। सब बेशरम लोग भरे पड़े हैं। चलो बताते हैं, देखो इधर। ये नहीं हुआ ना? ये तो 9 हो जाएगा नहीं? कोई बात नहीं। n इज इक्वल टू कितना है? 8। ये 8 लाइनें हैं कि नहीं है? गिन लेते हैं। ठीक है। अब n इज इक्वल टू 8 से अगर आना है तो एक ही तरीका है, सीधा किस में चला जाए बे? नीचे। इस तरह से एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी जो कि मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइन, अगर एक एटम है तो। अगर एक ही एटम है, मैक्सिमम आने क्या तरीका है? एक एक करके आ, तो कितनी बार में आएगा? 7 बार। ठीक है। दिख रहा है? और दिख रहा है ना? ठीक। अ, अगर स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें तो ये कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो कि मिल सकते हैं। तो 8 से नीचे आने के कितने तरीके हैं? 7 तरीके से ऐसे नीचे आ सकते हैं। दिख रहा है? अगर बात करूं 7 से अगर मुझे नीचे आना हो तो कितने तरीके से नीचे आ सकता है? ये 6 तरीके से नीचे आ सकता है। और अगर 5 से मुझे नीचे आना हो तो कितने तरीके से नीचे आ सकता है? सॉरी, 6 से। और 5 से नीचे आना हो तो कितने तरीके से आएगा? 4। अच्छा। और 3 से नीचे आना हो तो ऐसा। 4 से नीचे आना होगा तो 3 तरीके से। और 2 से नीचे आना होगा तो इतने तरीके से। और यहाँ से नीचे आना होगा तो ये तरीके, यही होगा ना बे? थोड़ा सा यहाँ पे लाइनें थोड़ी ज़्यादा नीचे चली गई हैं, उनको मैनेज कर लेना, ठीक है? गैप थोड़ा सा। सही है ना? अब तुम्हें क्या करना है, बस काउंट करना। ठीक है। ये कितनी लाइन है? एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। एक से लेके 7 तक नंबर जोड़ना है। उस नंबर को जोड़ने के लिए भी क्या तुम्हें कोई फार्मूला लगेगा? अबे फार्मूला लगाओगे क्या? जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 28। दिख रहा है? अगला जो क्वेश्चन था कि कितने लोग यहाँ पे विजिबल रेंज में आएंगे? विजिबल रेंज में कौन आता है जो n इक्वल टू 1 में आता है कि n इक्वल टू 3 में बे? हाँ, 2 में। n इक्वल टू 2 में कितनी लाइनें आ रही हैं, बस देख के बता दो। फिर काउंट करके बता दोगे कि फार्मूला बताओगे? फार्मूला बताना है तो चलो मैं फार्मूला बता देता हूँ सबके लिए। ये आएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये आएगा n माइनस वन। ये आएगा 1। ये आएगा n-2। और ये आएगा 1 2 3 3। अभी जस्ट डिराइव किया, 3n-3 -4 -5 -12। ये आंसर है अगर फॉर्मूले की बात कर रहे हो। पर मुझे लगता है कि काउंटिंग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना? इंफ्रारेड के लिए कौन कौन से एटम आते हैं? ये फिर वहीं बैठे हैं ना, वो दोनों। खरे? अरे तो खरा अब, जल्दी आ। तुमको क्या घूर रहा है? बाद में क्लास के बाद घेर के मारेगा क्या? करना नहीं, उनकी पर्सनालिटी देख ले और अपनी देख ले, उल्टा ही ना पड़ जाए। चल यहाँ बैठ। तो टी n = 3 में कितने आ रहे हैं एटम, कितनी लाइनें आ रही हैं, गिनो जरा। n = 3 में कितनी लाइनें आ रही हैं? 5। ये दिख रहा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही आया। n = 4 वाला भी इंफ्रारेड में आता है, पता है ना? तो ये वाला, ये वाला। और n = 5 में कितना?
जरा सारे गोले ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 12। अच्छा, उस फॉर्मूले में जरा रख के देखो तो कितना आ रहा है। रख के देख ले एक बार, सही में आ रहा है ऐसे ही आ रहा है ना। आएगा। अभी जस्ट डिराइव किया फॉर्मूला। क्या? मारेंगे ना कुछ भी। मैंने कब बताया फिर? ये देखो, मैं ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जो नहीं पढ़ा है वो भी बता दोगे कि मैंने पढ़ाया है। अच्छा चलो, मैं पूछ लेता हूँ, लाइमन सीरीज की लाइनें किस रेंज में आती हैं? अरे किस रेंज में आते हैं? अल्ट्रा वायलेट। बार्मर सीरीज की विजिबल, है ना। और पाश्चन सीरीज की इंफ्रारेड। और ये अपना ब्रैकेट की इंफ्रारेड। और डिफेंड की इंफ्रारेड, है ना। और फिर उसके बाद कौन सी सीरीज आती है? हम्फ्री सीरीज, जो कि चली जाती है आगे। ठीक है, वो चली जाती है गामा रेज, सॉरी, हाँ, माइक्रोवेव में। और इसीलिए उसको काउंट नहीं कर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? तो क्या करना ज़्यादा सही है, काउंटिंग करना या फॉर्मूला याद करना? देखो, काउंटिंग के लिए ना, काउंटिंग के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो तुम्हें आती है ना, और वो गलत नहीं करोगे। अगर जो तुम्हें अच्छे से आता है, अगर वही करके नंबर मिल रहा है तो वही करो, है ना। जब फॉर्मूले अच्छे से हैंडल नहीं होते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से गलत आंसर निकाल लेते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, मत यूज करो ना। कौन सा फोर्थ में? n-2, हाँ। किसमें? फिफ्थ वाले में यही फार्मूला है। क्या बोल रहे थे? हम्म। 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 n-5 कर देना चाहिए। वो जोड़ के कितना आता है? नहीं नहीं, n-, ऐसे जोड़ ना, n-, क्या बोला तूने, 5, n-5, n-4 और n-3, जरा ऐड करना, देख कितना आ रहा है। अबे 12 नहीं, ये n में बता, n के टर्म्स में बता कितना आ रहा है। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। तुझे क्या लगा कि मैं फॉर्मूला याद कर बैठा हूँ? अभी जस्ट डिराइव किया। ठीक है, ये समझ में आया सबको? बोर का मॉडल समझ में आया कि नहीं आया बे सबको? सबको समझ में आ गया ना? कैसे स्पेक्ट्रल लाइन आती है, क्यों स्पेक्ट्रल लाइन आती है, सबकी स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग क्यों होती है। आई होप कि सबको समझ में आ गया हो, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। तो बोर के मॉडल में बहुत सारी दिक्कत है ना, समझ में तो आ जाता है, पर बोर का मॉडल यार, क्या बोला जाए। अ, बताते हैं। बोर के मॉडल में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि बोर का मॉडल सिर्फ उन एटम पे काम करता है जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन वाले पे काम ही नहीं करता। तीन इलेक्ट्रॉन वाले पे काम करेगा? अरे बोल। नहीं। चार पे, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक पे तो काम ही नहीं करता, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पे। अब अगर कोई रूल खाली एक इंसान पे लग रहा है तो क्या वो रूल सही है कि गलत है? गलत। कोई रूल ही नहीं, वो कोई थियरी ही नहीं है। एक ऐसी थियरी जिसको सिर्फ एक एलिमेंट फॉलो कर रहा है, अरे यार तो उसको थियरी क्यों बोल रहे हो? तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि भाई खाली हाइड्रोजन के लिए आप एप्लीकेबल बना रहे हो यार, ऐसे कैसे, मतलब बाकी सब एलिमेंट क्या ऐसे ही हैं? उनका चलो ठीक है, हाइड्रोजन का भी मान लेते हैं, पर आपकी थियरी के हिसाब से न्यूक्लियस एक पॉइंट है,
है कि नहीं बे? और इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये तो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ, है कि नहीं बे? सर्कल क्या होता है? 2 डायमेंशन। और ये न्यूक्लियस क्या है? एक पॉइंट। तो ये कैसा फोटो बनेगा? 2 डायमेंशनल। दिमाग में फोटो बनाओ। दिमाग में फोटो बन रहा है कि नहीं? अच्छा, जब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ फोटो बनाता हूँ तो तुम खाली ये फोटो देखते हो, दिमाग में अपने फोटो बनाते हो? हाँ, यही देखते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें, दिमाग में बनाया करो। एक पॉइंट इमेजिन करो, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन को रोटेट करो सर्कुलर पाथ में। तो क्या वो स्फेरिकल दिखे? वो एक ना चला के मार दो मेरे ऊपर। रोज डराते हैं यार, बोतल गिरा गिरा के। अच्छा, तुम्हारा पहली बार गिरा, ठीक है। मतलब ऐसे ही तुमने ग्रुप बना रखा है कि आज एक एक करके करेंगे, ताकि किसी पे शक ना हो। नहीं, अब मेरी उम्र का ख्याल रखो थोड़ा। हार्ट अटैक आ सकता है मुझे कभी भी। खैर, तो एक पॉइंट इमेजिन करो, उसके अराउंड न्यूक्लियस को सर्कुलर पाथ पे घुमाओ। ठीक है? कैसा फोटो बन रहा है? स्फेरिकल की सर्कुलर? 3D की 2D? 2D फोटो बन रहा। और टू एटम कैसे होते हैं? एटम कैसे होते हैं? 2D होते हैं क्या? एटम कैसे होते हैं? 3 डायमेंशन। ये तो सबको पता कि 3D होता है। अब आपके स्ट्रक्चर के, आपके थियरी के हिसाब से एटम कैसा होता है? 2D। तो ये सही है कि गलत है? गलत। अब वो स्फेरिकल कुछ भी करके नहीं बना सकते थे। वो कैसे बताते कि स्फेरिकल कैसे बनेगा? लाइक ऐसे ऐसे घूम रहा था, फिर अचानक से ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। दूसरा एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं होती। बॉन्डिंग में तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये सबको मालूम है ना? अगर ये हाइड्रोजन का एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे? शेयर्ड होंगे। है कि नहीं बे? शेयर का क्या मतलब होता है? लाइक इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घूमना बंद कर देंगे? इलेक्ट्रॉन यहीं यहीं पर रुके रहेंगे? या इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ये वाला इस ऑर्बिट में घूमेगा और ये वाला इस ऑर्बिट में घूमेगा, तो फिर शेयरिंग क्या हुआ? और फिर यहाँ लड़ गए तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे बॉन्डिंग के टाइम पे? है ना? बॉन्डिंग करते टाइम दिमाग में फोटो बनाओ कि एक हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस उसके किनारे किनारे घूम रहा है, 2D है। और दूसरा भी एक एटम है हाइड्रोजन, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसा 2D में। और फिर दोनों आ रहे हैं बॉन्ड बनाने। ठीक है? तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन वहां पे शेयर्ड होता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो लड़ता हुआ दिखेंगे। लड़ते हुए दिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे ऐसे घूमेंगे या ऐसे ऐसे घूमेंगे? बॉन्डिंग के बारे में समझा ही नहीं पाते। तो जो जो बोर साहब का मॉडल है ठीक है, लेकिन बॉन्ड कैसे बन रहा है ये चीज वो बता ही नहीं पाते। उनको मतलब उनसे पूछा गया कि बताओ बॉन्ड कैसे बनेगा, तो क्या हमको नहीं पता। पता क्या फिर आपको? और दिक्कत थी, बहुत बहुत सारी दिक्कत। ये कुछ स्पेक्ट्रल लाइन थी। ऐसे कुछ स्पेक्ट्रल लाइन बनी हुई थी। जब इस स्पेक्ट्रल लाइन में, जब उसी मान लो कि ब्लैक कलर की लाइन थी और वाइट कलर के बने हुए हैं इस पर, तो जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को देखा गया, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्व किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारी स्पेक्ट्रल लाइन एक साइड ऐसा शिफ्ट हो जा रही थी, ऐसे एक साइड शिफ्ट हो जा रही थी। ठीक है? इस साइड। और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो वो इस साइड शिफ्ट हो जा रही थी। क्यों? तो जब जब भी कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे, सेम उसी, वैसे तो इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट समझ में आता है ना? वो चेंज ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में वो चेंज क्यों हो जा रहा? इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि भैया बताइए कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो लाइनें शिफ्ट काहे हो रही हैं, कौर साहब ने क्या कहा बे? मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता। इलेक्ट्रिक ये जो मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्टिंग होती है, इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। जीमान नहीं, जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में शिफ्टिंग होती है, इसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं?
स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, वो टोनी स्टार्क वाला स्टार्क नहीं, वो स्टार्क एक साइंटिस्ट। यहां तक भी ठीक था, है ना। पर जैसे ही कुछ दिनों बाद थोड़े और अच्छे माइक्रोस्कोप आए, थोड़े और अच्छे माइक्रोस्कोप, तो पता चला कि ये जो लाइन जिसको आप कह रहे थे ये स्पेक्ट्रल लाइन है, एक्चुअली में ये एक स्पेक्ट्रल लाइन नहीं थी, वो दो स्पेक्ट्रल लाइन। ये तुम्हें कितनी लाइन दिख रही है, हैं? यहीं पे देख रहे हैं। तो जो पीछे बैठे हैं वो पुरानी जनरेशन वाले हैं, उनके जो विजन है वो कमजोर है, तो वो उनको एक लाइन दिखेगी। पर जो आगे बैठे हैं, तो तुझे कितना दिख रहा है? हाँ, तो जो आगे बैठे हैं वो ज्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे उनको कितनी लाइनें दिख रही हैं? दो। जब वो पिछवा कर रहा है एक, अच्छा रुक, ये कैसे टेढ़ा क्यों हो जा रहा है? अच्छा वो डॉट वाले से, ओके। पर ये फिर भी टेढ़ा हो रहा है। ये टेढ़ा क्यों? अच्छा ठीक है, मैं उसको बाद में रोटेट कर दूंगा, ठीक है। अभी ये कितनी लाइनें दिख रही हैं तुम्हें? जब ना जो जो स्पेक्ट्रल लाइन अपने को दिख रही थी ना, एक ऐसी मोटी सी, वो एक्चुअली में जब थोड़ा और जूम करके देखा गया तो पता चला कि वो एक्चुअली में एक लाइन है ही नहीं। वो कितनी लाइन है? तो कभी कभी तीन, मल्टीपल लाइन्स आ रही थी, मतलब कभी दो लाइन आ रही है, कभी तीन लाइन आ रही है, कहीं कहीं चार भी लाइन आई, कहीं कहीं। ये चीज नहीं समझ में आती। एक लाइन का मतलब क्या है? एक लाइन का मतलब जैसे मान ले कि ये वाली लाइन है, वो 3 से 1 में जाने से बनी, इसको कह रहे थे। अब यहाँ पे दो लाइनें आ रही हैं, तो ये क्या मतलब, क्या ये 2.9 से 1 में जाने से बनी है? तो क्या और बोर साहब ने कहा कि 2.9 पे तो ऑर्बिट ही नहीं हो सकता। उन्होंने क्या बोला था बे? एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, एक यहाँ पे अगर ऑर्बिट बना है तो इसके नीचे कोई ऐसा सच ऑर्बिट नहीं होगा। ये यहाँ पे ऐसे ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि बीचों में एक ऑर्बिट। समझ में आ रहा है? पर ऑब्जर्वेशन ये कह रहा था कि नहीं, नीचे भी ऑर्बिट है। दो स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बताओगे? बड़ा दिक्कत। तो बोर साहब क्या एक्सप्लेन कर रहे थे टेक्निकली? कुछ नहीं, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। एक तो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्लेन हो रही थी, वो भी ठीक से नहीं एक्सप्लेन हो रही, ना बॉन्डिंग एक्सप्लेन हो रही है, ना इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट एक्सप्लेन हो रहा है। और उसके अलावा दो और थियरीज आई। कौन कौन सी वे? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उस उन दोनों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा इन्होंने कहा था कि देखो, ये जो MVR है वो किसके बराबर होगा? NH/2 पाई के बराबर होगा, वहीं पे ऑर्बिट बनेगा। क्यों? उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो कर हमको नहीं पता। तो बता क्या रहे हो फिर आप? पढ़ाया मतलब क्या चीज सिखाया आप? क्या ऐड किए? सिर्फ एक चीज सही से बताए थे कि न्यूक्लियस होता है, वो तो रदरफोर्ड साहब बता के गए थे। तो कुछ भी एक्सप्लेन किया कि नहीं किया भाई इन्होंने? इतना मेहनत करके सब पढ़े और कुछ एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा। लिखो, लिमिटेशन ऑफ बोर थियरी। तो पहली थियरी है, मैं 1 बाय 1 देख लेता हूँ। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू मॉलिक्यूल टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन था, इसकी थियरी के हिसाब से, बोर साहब की थियरी के हिसाब से एटम क्या होना चाहिए? 2 डायमेंशनल होना चाहिए, पर होता कैसा है? 3 डायमेंशनल। एक चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि
जिसमें ऐसे एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. ही ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल लाइंस, मतलब डबलेट और ट्रिपल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. जब थोड़ा बढ़िया माइक्रोस्कोप आया ना, थोड़ा सा जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और माइक्रोस्कोप बढ़िया आया, तो वहाँ पे अपने को देखने से पता लगा कि वो एक लाइन नहीं थी, वो दो तीन लाइन थी बगल बगल में. तो अब वो कैसे आ रही है इस बारे में भी वो कुछ खास कह नहीं पाए. और ये स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. एग्जाम में कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा इफेक्ट बोलते हैं. तो कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बे? जीमन इफेक्ट. जीमन इफेक्ट बोलते हैं. तुम लोग जीमान बोलते हो क्या? ठीक है, तो आज से मैं भी जीमान बोलूंगा. जीमान. जीमान इफेक्ट. और ये इसको क्या बोलते हो तुम लोग? स्टार. टोनी स्टार्क. स्टार्क इफेक्ट. ठीक. अगला है ये एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई होता है. ये क्यों होता है इस बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया. और ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड अनएक्सपे ये जो दो बाद में आते हैं ना, डी ब्रॉय, तुम लोग इसको क्या पढ़ते हो? डी ब्रॉगली पढ़ते हो? यार इतना गलत कैसे बोल रहे? हमको लगता था मेरा ही प्रोनाउंसिएशन खराब है. हाँ हाँ, वही प्रोनाउंसिएशन वही खराब है. इनका तो और खराब. इसको डी ब्रॉय पढ़ते हैं. डी ब्रॉय. डी ब्रॉय. 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 ये जी और एल जो है वो साइलेंट है ना. डी ब्रॉय पढ़ते हैं. पर तुम क्या पढ़ते हो वो मैटर करता है. डी ब्रॉगली बोलते हो तुम लोग. मैं भी आज के बाद से इसको डी ब्रॉगली बोलूंगा. बस ब्रोकली मत बोलना, ठीक. और ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. ठीक है, तो इसको तुम लोग क्या पढ़ते हो? चलो अच्छा. अच्छा, इसको हाइजेनबर्ग पर. ठीक. तो इतनी सारी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो अब अपने को पढ़ना है कि ये दोनों क्या है. और फिर पढ़ेंगे कि कैसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और कैसे डी ब्रॉगली का जो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल है वो भी नहीं समझ में आ रहा था. रक्षाबंधन कल है ना कि आज है? सुबह तो नहीं बदवा पाएंगे, सुबह हम उठ ही नहीं पाएंगे. फ़ोन किए, दो सिस्टर रहते हैं मेरे यहाँ पे, दोनों फ़ोन किए कि आ जाऊँ सुबह सुबह. क्या अगर आ गए तो राखी के बजाय जूते पड़ेंगे. तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम शाम को ही आते हैं, क्लास के बाद जाएंगे. छाप लिया होगा बे. जल्दी छापो बे. क्या लिखा मैंने? अच्छा, वो तुम लोग को लिखने में टाइम लग रहा है क्या? पीडीएफ मिलेगा तो उससे लिख लोगे ना. कितने लोग चाहते हो अभी नोट्स बनाना? बनाओ जल्दी.
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर जानते हो तुम लोग? कोई बताएगा? हाँ तू बता। डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? हाँ हाँ, तो भरोसा नहीं हो रहा, तुझसे पूछ सकते हैं, बोल। मैटर। बैठ जा। और कोई? हाँ बोल। लाइट। कौन वेव की तरह बिहेव करता है, लाइट या पार्टिकल? मैं बताता हूँ। यंग साहब का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है तुम्हें? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपने पास एक ना, ये ऐसा स्लिट होता था जिसमें पहले सिंगल स्लिट रहता था, याद है ना बे? और बाद में यहाँ पे डबल स्लिट बनाते थे, दो स्लिट ऐसा, और बीच में एक और स्लिट बनाएंगे। पता नहीं कैसे बनेगा, पर ऐसा ही कुछ था। ठीक है। और तुम्हें याद होगा, अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ, कलर ही नहीं। यहाँ पर एक स्क्रीन लगाते थे इस साइड। तो अपने को पता चलता था कि जब यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, कोई पार्टिकल अगर इस साइड से जा रहा है, ऑब्वियसली अगर यहाँ से पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है तो वो यहाँ आके रुक जाएगा, दिख रहा है? और अगर कोई पार्टिकल इस तरह से जाएगा तो कहाँ पर जाके स्ट्राइक करेगा? यहाँ। और इस साइड से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? यहाँ। तो कितनी जगह पे अपने को फ्रिंज दिखाई देंगे वे? दो जगह पे फ्रिंज दिखाई देगा वाइट कलर का। एक ये फ्रिंज, वाइट, वाइट कलर का फ्रिंज दिखता है, दिख रहा है ना? पर यहीं पे अगर मैं वेव को प्रोजेक्ट करूं, वेव, वेव जानते हो ना? वेव, अगर यहाँ से वेव को प्रोजेक्ट करता हूँ तो यहाँ से दो वेव बनती हैं, और इनके बीच में आपस में क्या होता है? इंटरफेरेंस। और जिसकी वजह से यहाँ पर अपने को कितनी फ्रिंज दिखाई देती हैं? मल्टीपल फ्रिंज दिखाई देती। पता चल रहा है? ये मालूम है? अरे मालूम है कि नहीं बे? यंग साहब के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं तो डुअल फ्रिंज बनता है, ठीक? और जब वेव प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मल्टीपल फ्रिंज बनता है। ठीक है। थॉमसन साहब ने क्या किया, यहाँ से कैथोड रेज को पास किया। कैथोड रेज, कैथोड रेज क्या होती हैं तुम्हें पता है ना? अबे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ही होता है वो, ढेर सारा जो एक लाइन में मूव करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं। मतलब ये क्या है? पार्टिकल है कि नहीं बे? अरे मालूम है ना? पर जब इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया तो मल्टीपल फ्रिंज बन रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया तो क्या बन रहे थे बे? मल्टीपल फ्रिंज बन रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे किस तरह का नेचर देखने को मिल रहा है? वेव नेचर। क्योंकि वेव ही यहाँ पे क्या बना सकता है? मल्टीपल फ्रिंज बना सकता है। पार्टिकल होता तो क्या बनाता? डुअल फ्रिंज बनाता। तकलीफ में तो नहीं हो? दिमाग पे ज़्यादा जोर तो नहीं पड़ रहा है? हाँ, जिसके पास दिमाग होगा उसको ऊपर दिमाग पे जोर पड़ेगा, जो नहीं होगा तो फिर कैसे जोर पड़ेगा? ठीक है। तो ये चीज नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रॉन को तो अभी जस्ट यहाँ पे जब पंखी लगा के देख रहे थे, पंखी याद है? और तो ये क्या हो जा रहा था? घूम जा रहा था। अब पंखी घुमा दे रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर।
और मल्टीपल फ्रिंज प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कैसा नेचर है? तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा? डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, मतलब पार्टिकल होगा कि वेव होगा? कुछ कह नहीं सकते, बस वो नेचर शो कर रहा। हाँ, बिहेव करता है ना? पर पार्टिकल एक अलग चीज होती है, और वेव एक टोटली डिफरेंट चीज है। वेव कभी भी पंखी को नहीं घुमा सकता, है ना? इलेक्ट्रॉन को कैसे पता है कि कब वेव बनना है, कब पार्टिकल बनना है? और जब पार्टिकल बन के मास उसके पास है, वेव बन के उसका मास जा कहाँ रहा है? ये कुछ चीजें होती हैं जो फिजिक्स के क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स उसका आंसर नहीं दे सकता। ठीक है, फिजिक्स भी आंसर नहीं दे सकता। हम कहाँ से देंगे? हाँ हाँ, वही 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 वही। तो क्या रिलेटिविटी पढ़ना चाहता है? रिलेटिविटी की बातें मत करना, मैं बहुत जल्दी डेविएट हो जाता हूँ। क्योंकि 8 महीने तक मैंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे रिसर्च किया कॉलेज टाइम। ठीक है। और लास्ट के कुछ मंथ में मुझे साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ गई थी। मत पढ़ना कभी तुम लोग। नहीं नहीं, साइकाट्रिस्ट के पागल बन रहा था मैं, आइंस्टाइन नहीं बन रहा था। वो तो टाइम पे छोड़ दिया मैंने, तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा हूँ। नहीं तो मुझे कहीं इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते। हाँ, असर दिखता है। मेरे ऊपर ठीक होने का असर दिख तो रहा है, तेरे ऊपर तो वो भी नहीं दिख रहा। खैर, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर बड़ा दिक्कत वाली बात है ना। तो अब एक साइंटिस्ट आते हैं, डी ब्रॉय साहब, सॉरी डी 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 ब्रॉगली साहब। डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, अ, ये एक हाइपोथेसिस है कि हर एक पार्टिकल जो मूव करता है ना, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसके एसोसिएटेड एक क्या रहता है, वेव नेचर रहेगा। ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है ना, कोई भी पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, इसके एसोसिएटेड एक क्या हमेशा रहेगी, इसके साथ हमेशा एक क्या चलेगी बे, वेव चलेगी। पैरेलल में इसके एक वेव चलती रहती है। इस वेव को कौन सा वेव बोलेंगे? डी ब्रॉगली वेव बोलेंगे। कौन सा वेव बोलेंगे बे? डी ब्रॉगली वेव बोलेंगे। और इस वेव का जो वेवलेंथ होगा, इसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा, वो होगा एच अपॉन पी के बराबर। पी मतलब एम मोमेंट। ठीक है, एच अपॉन एम वी के बराबर होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव कर रहा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड यहाँ पे क्या भी है, वेव भी है। तो वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है और वेव भी जा रहा है, तो यही वेव आपस में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जिसकी वजह से वहाँ पे कैसी फ्रिंज बन रही है, मल्टीपल फ्रिंज बन रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई बोर साहब ने क्या कहा? बोर साहब ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना बे, पार्टिकल। और उन्होंने कहा कि देखो ये एक ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिकल है, इसका मास m है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ लग रहा है, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो होगा वो हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बे? ये इसके बराबर होगा। और ये सिर्फ फॉर्मूला तभी लग सकता है जब क्या हो बे, ये पार्टिकल। वेव नेचर का कोई डिस्कशन ही नहीं किया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से क्या मान के पूरे फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, पार्टिकल। पर होता तो उसका कैसा नेचर भी है, वेव नेचर भी। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है। उनसे पूछा गया कि इसमें ये जो आपका पूरा मॉडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन को आपने पार्टिकल माना है, पर इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर भी शो करता है, उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने क्या कहा बे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, पता ही नहीं पाया। छापो इसको। और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखो। कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है ना, तो उसके एसोसिएटेड एक क्या रहता है, वेव रहता है। तो समझ में आ रहा?
एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, छाप लिए हो ये? अरे यार, जल्दी छापो जल्दी छापो। लिखो। Calculate the Broglie wavelength of a cricket ball of 200 gram mass moving with 10 मीटर पर सेकंड। करो। कर लिया होगा। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? अरे एक्सप्रेशन भी नहीं लिखे क्या बहुत सारे लोग? इसमें इसमें करना क्या था? डी ब्रॉय वेवलेंथ लेमडा डी ये कितने के बराबर होता है? एच अपॉन एम वी के बराबर। एच की वैल्यू पता है कितना? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाय। ये मास कितना है? 200 इंटू वेलोसिटी कितना है? 10। बस इसी को सॉल्व करना है। कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। गलत गलत। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 0.2 है ना, क्योंकि यहाँ जूल सेकंड में लिख रहे हैं। कौन सा सिस्टम है? एसआई। ये मीटर पर सेकंड में है। कौन सा सिस्टम है? एसआई। तो इसको क्या सीजीएस में लिख दोगे क्या? इसको भी किस में लिखना पड़ेगा? केजी में। ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यूनिट का ख्याल रखा करो। फिजिक्स में यूनिट का ख्याल रखा करो। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये आंसर लिखे थे? और बस इतना ही है, एक ये छोटे से पॉइंट से तुमको एक माइनस नंबर मिलेगा अगर ये नहीं बनाओगे तो। ठीक है, -1। यूनिट का ख्याल रखा करो। खैर, पर ये आ कितना रहा है अगर मैं बात करूं? 3.3 इंटू 10⁻34 मीटर। दिख रहा है ना? ऐसा ही में ही आएगा। अब ये जो 3.3 इंटू 10⁻34 मीटर है, ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है भैया? बहुत कम बे। विजिबल रेंज कितना होता है पता है? हाँ, 400 से 700 नैनोमीटर है ना? नैनोमीटर ना बे, मतलब अराउंड 10⁻⁻6 के अराउंड हमारा विजिबल रेंज रहता है। -6 मीटर। 10⁻10 मीटर पे एटम का रेडियस आता है। 10⁻15 के में न्यूक्लियस का रेडियस आता है ना? दुगुना। दुगुना। अबे दु, दु, स्क्वायर टाइम्स से भी छोटा है ना? मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये जो रेंज है ना, ये बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि इसको ऑब्जर्व करना छोड़ो, इसके बारे में सोचना भी अलग, मतलब फर्मी से भी छोटा। ठीक है, 10⁻15 फर्मी, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। ठीक है, मतलब अगर न्यूक्लियस इतना बड़ा होता तो ये जो वेवलेंथ आती न्यूक्लियस के बराबर होती। समझ में आ रहा है? दिमाग में फोटो बनता है कि नहीं जब मैं बोलता हूँ तो? कुछ लोग ना खाली सुनते हैं कान से, दिमाग से नहीं सुनते, क्योंकि भगवान ने सिर्फ कान दे रखा है उनको। तो दिमाग से भी थोड़ा सोचा करो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा बे?
इसीलिए डेली लाइफ में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, है ना, पर उनके साथ साथ हमको कोई वेव चलता हुआ नहीं दिखता है। जैसे कोई बस बगल से गुजरा तो वेव भी दिखती है क्या उसके बगल से गुजरा? नहीं दिखती। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें ये नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनमें ये ऑब्जर्व होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब क्या है? जिसका साइज क्या हो, बहुत ही छोटा है, हाथ के इशारे पे मत जा करो, छोटा, माइक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है? जिसका साइज क्या, बहुत ही बड़ा। ठीक है, तकलीफ में हो? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये दिखाई देता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, तुम लोगों ने वो पढ़ा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मुझे पता है भूल गए होगे, इसीलिए रिवीजन करा रहे हैं। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? जल्दी करो। एच के टर्म्स में ही निकाल देता, एच ही लिख देते ना। अब ये नीचे ये क्या है? एच था ना, तो अब ये भी एच है, ये भी एच है, तो कुछ कुछ एच 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 टाइप का कैंसिल हो जाएगा नहीं? नहीं, ये कहाँ गया? अच्छा, मैथ पढ़ने की जरूरत है थोड़ी सी। तो दिखावे, हाथ हटा। हाथ तो उठाया था तूने, पहले हाथ उठाया था ऐसे ही, इनको लगा कि चेक ही नहीं करेंगे। तो मुझे पता है इतना जल्दी तो कोई कर ही नहीं सकता, इतना जल्दी किया होगा तो गलत ही किया होगा। फॉर्मूला याद है नहीं? ठीक है, अपना करना बे उधर। आंसर आंसर मुझे नहीं पता है। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? ये आगे का बढ़ते जाते पीछे में भूलते जाते हो क्या बे तू लोग? चुड़ैल उड़ैल आ रही है क्या? खैर, मुझे चुड़ैलों से डर नहीं लगता। शादीशुदा लोगों को चुड़ैलों से डर नहीं लगता। देखते हैं पहले। तो तुमने पढ़ा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बे? अब जो न्यू है वो कितना टाइम्स ज़्यादा है? 3 टाइम्स ज़्यादा है किससे? न्यू नॉट से। यही आएगा।
क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो ये कितना आएगा? 2h0 इज इक्वल टू ½ mv²। ठीक है, पर अपने को क्या निकालना है बे? मोमेंटम। ठीक है, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या ये 4 हो जाएगा? अरे 4 बन जाएगा ना। ऐसा करो, इधर दोनों साइड m से डिवाइड कर, m से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो? कर दिया। और अब दोनों साइड रूट ले लो। रूट लोगे तो ये क्या mv कितने के बराबर आएगा? √4h0 m। इतना ही आएगा ना बे? अरे यही आएगा। और जो लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है? h/mv। लैम्डा जो आएगा वो आएगा h/√4h0 m। यही आएगा। एक h से एक h कैंसिल हो रहा है क्या? हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ये पता चल रहा है? ये कैसे कर रहे हैं बे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैथ्स आती है ना तुम लोगों को? तो यार कोई बात नहीं। तो तू देख के कैसे करते हो, ठीक है, फिर छाप लेना। और फिर उसके बाद यहाँ से h कैंसिल होगा और ये आएगा √ ये 1/2 बाहर हो जा रहा है नहीं? h/m²। यही आ रहा है, यही डी ब्रॉगली वेब। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। संख्या इज नेग्लिजिबल। कठिन क्वेश्चन था क्या बे? नीट में आया हुआ है। कठिन लग रहा है तुम्हें? तो छाप लोगे तो यही अगले साल नीट में फिर से आएगा क्या? हो सकता है 3 टाइम्स की जगह पे 4 टाइम्स रख के आ जाए। और तुम 3 टाइम्स वाला फॉर्मूला याद करके बैठे हो, गलत हो जा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक। एक और क्वेश्चन, ये छाप लिए? छाप रहा है? छाप, क्या कर? बाकी लोगों से मैं सजेस्ट करूंगा कि जो नहीं कर पा रहे हैं वो घर पे जाके एक बार फिर से कर लिया करो। ठीक है, उसको जगाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या नहीं आ रही? उठाओ। तबीयत ठीक है तो मैं लोरी सुना रहा हूँ इधर। अभी तो पूछा मैंने कि तबीयत ठीक है तो तूने कहा कि तबीयत ठीक है, तो सर दर्द क्यों हो रहा है? तबीयत थोड़ी खराब है। मेरी गलती है, सॉरी। मैंने तुझसे पूछा कि तबीयत कैसी है। घर जाना है? घर भी नहीं जाना है। दवा खाई है? जब तबीयत ठीक थी तो दवा क्यों खाई तूने? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बोरिंग पढ़ाता हूँ क्या बे? यस सर। कौन बोले इधर से? यस सर कोई बोला? वही तू यस सर बोलिए, तू यस सर बोलिए ना। मैं क्या करूँ, केमिस्ट्री बोरिंग है तो? अब मैं तुम लोग के बोरियत दूर करने के लिए यहाँ पे डांस करूंगा। क्या पोल डांस? यार अरे बात नहीं। कैसा लगूंगा मैं यहाँ पे पोल डांस कर? ये इमेजिन भी कर रहे हैं? अरे यार। क्या? अच्छा अच्छा, तो जो मैं डायग्राम बनाऊं वो इमेजिन करो, है ना? जो मैं अपने लिए बोलूं वो इमेजिन मत करो। एक और क्वेश्चन करो। तो
nth ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तुम्हें? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। और nth ऑर्बिट का रेडियस का भी फॉर्मूला पता होगा तुम्हें, मास का भी पता होगा। तो तुम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, जल्दी निकालो। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? देखो, इसको करना बहुत आसान है। अगर तुम कन्वेंशनल तरीके से जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक तरीका है, एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, mvr इज इक्वल टू कितना पे, NH/2 पाई। दिख रहा है? अगर इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर h है, और इस पूरे mv को उठा के उधर ले जाओ, यही बनेगा। अरे यही बनेगा ना बे। और 2 पाई को इधर ले आओ तो ये क्या बनेगा, 2 पाई r। और n को इधर लाओ तो नीचे क्या आएगा, और यही क्या है हमारा, मतलब जो ऑर्बिट का पेरीमीटर होगा उसका n टाइम्स छोटा कर दें तो वही क्या बनेगा, अरे वो यही क्या बनेगा बे, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे, 2 पाई r/n? कोई बात, कोई बात। अच्छा, एक ना छोटी सी प्रॉब्लम थी यहाँ। जब यहाँ से कैथोड रेज को पास कर रहे थे, कैथोड रेज, तो कितनी फ्रिंज बन रही थी वे, डुअल फ्रिंज की मल्टीपल फ्रिंज? मल्टीपल फ्रिंज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा नेचर है, वेव नेचर। ठीक है। पर जब इलेक्ट्रॉन को, जब थोड़ा सा स्लो स्पीड के इलेक्ट्रॉन पास किया ना, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया ना, तब भी वहां पे क्या बन रहा था, मल्टीपल फ्रिंज बन रहा था। ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन ना थोड़ा अजीब सा था किसी भी साइंटिस्ट के लिए। भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैसे मल्टीपल फ्रिंज प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल फ्रिंज प्रोड्यूस होने के लिए बीच में क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के लिए कितनी वेव चाहिए होती है, 2 वेव। और एक पार्टिकल के साथ कितनी वेव रहेगी, एक ही वेव रहेगी। तो ये चीज समझ में नहीं आता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, चलो यहाँ से जा रहा है तो यहाँ गया, यहाँ के बाद से क्या हो रहा है, इसलिए अगर यहाँ से वो इस वाले में जा रहा होगा तो यहाँ पर सिर्फ एक वेव बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? और एक ही वेव बनेगी तो क्या वो आप एक ही वेव आपस में इंटरफेरेंस करके फ्रिंज प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और अगर मैं कहूँ कि
ये वाला इधर जा रहा है, इस वाले से जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो वेव होगा वो यहाँ से निकलेगा। तो क्या ये वाला वेव आपस में इंटरफेरेंस करके प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं। इस तरह का पॉसिबिलिटी सिर्फ तभी हो सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर से स्प्लिट हो जाए दो जगह। देखिए यहाँ सामने दो है, एक इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ से अब दो इलेक्ट्रॉन बन गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, तो अब वेव बन रहे हैं और ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। क्या ये भी पॉसिबल है क्या? इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो सकता है। तो ये दो इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज आ रही थी जो कि ये बता पाए, ये जो ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन कर पाए। इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, तो नाम ही थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज इट्स लाइक एक टर्म है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जानते हो तुम लोग? ऑक्सीमोरन जानते हो? ऑक्सीमोरन वर्ड्स जानते हो? ऑक्सी मतलब होता है अच्छा इंसान, मोरन मतलब होता है खराब इंसान। दोनों एक साथ चिपका के रखते हैं। इट लाइक एक दो कंप्लीटली अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाए तो उस वर्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन वर्ड बोलते हैं। जैसे इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज सुना है कभी? है ना? या फिर प्रिसाइजली एक्यूरेट नाम सुना है? न्यूली इम्प्रूव्ड। न्यूली है तो इम्प्रूव्ड कैसे है? लाइक कैसे बोल सकते? समझ में आ रही है बात? तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल अपोजिट होती हैं पर फिर भी उनको एक साथ रखते हैं, इसको अपन ऑक्सीमोरन बोलते हैं ना। लाइक डेफिनेटली, मे बी, प्रिसाइजली एक्यूरेट, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, हैप्पीली मैरिड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं पर वो रहते वो एक दूसरे के साथ ही, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन वेव प्रोड्यूस करके ढेर सारे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करे, या वही इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो। दोनों ही नहीं पॉसिबल था। तो ये चेक करने के लिए जब साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाया, भाई देखे कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन आखिर कर क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन लेने के लिए कि भाई वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कौन से स्लिट से गुजर रहा है, एक्चुअली में वहां पे क्या हो रहा है, ये चेक करने के लिए जब यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाया साइंटिस्ट लोगों ने, तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा सीधा भाग गया और सारे जो ये स्लिट्स हैं वो गायब हो गई, फ्रिंज गायब हो गई, सिर्फ दो फ्रिंज बचे। तो इलेक्ट्रॉन अचानक से पार्टिकल नेचर शो करने लग गया और यहाँ जाके स्ट्राइक कर, ये अलग ही नौटंकी चल रही। पहले वाला तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, ये वाला तो और नहीं समझ में आ रहा। और जैसे ही माइक्रोस्कोप हटाया, फिर से क्या आने लग गया? वे मल्टीपल फ्रिंज आने लग। क्या चल रहा है ये? मतलब क्या ये मतलब इलेक्ट्रॉन, ये तो चोरों वाला नेचर हुआ नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वेव नेचर, है ना, और ये जा रहा है अपना मस्त वेव बन के और फ्रिंज प्रोड्यूस कर रहा है, और देखा कि अरे माइक्रोस्कोप, फिर वो किधर क्या बन के निकल गया वे? पार्टिकल। जैसे चोर नहीं होते हैं, जाता है कोई देखने वाला नहीं है तो जाके मस्त चोरी कर रहा है, और जैसे चौकीदार को देखा चुपचाप नॉर्मल इंसान की तरह निकल गया। इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि माइक्रोस्कोप देख के कभी वो पार्टिकल बन जा रहा है, और माइक्रोस्कोप नहीं देख रहा है तो वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। बड़ा ही अजीब नेचर था ये, बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल ऑब्जर्वेशन था। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कह रहा है? वेव फ्रंट बना रहा है? बैठ जाओ।
तू बचपन से ही ऐसे है या कुछ कुछ एक्सीडेंट में सर पे चोट लगी? हाँ, बोल ही नहीं रहा ये। वही वही मैं कह रहा था, ऐसा मजाक हंसी तो नहीं आई। तो ये वाली चीज ना थोड़ा सा समझ में नहीं आता, किसी साइंटिस्ट को नहीं समझ में आया, है ना। इसको एक्सप्लेन किया हाइजनबर्ग साहब ने। लिखो, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। टाइम है, लिखो, 15 मिनट। स्लाइड नहीं है पर टाइम तो है। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, it is impossible to determine exact position and momentum, exact position and momentum of a microscopic particle, of a microscopic particle। क्या लिख के उसमें से लिख देख के लिख रही है? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं हो रहा? अरे मैं भी सही बोल रहा हूँ, वहाँ हो सकता है डिफरेंट लिखा हो। क्या बोला मैंने? It is impossible to determine position and momentum of a microscopic particle accurately and simultaneously. Accurately and simultaneously। के नीचे लिखो, if delta x, if delta x is uncertainty in position, is uncertainty in position, and delta p is uncertainty in momentum, then delta x into delta p is greater than or equal to h अपन 2 पाई की 4 पाई पे 4 पाई। ठीक है, ये होगा। और ये हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या बे? ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है या मैथमेटिकली प्रूव किया गया है? मैथमेटिकली प्रूव किया गया। ठीक है, मैथमेटिकली। इससे क्या हो गया? इसमें ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है ना। एक तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जब समझ में आता है तब क्या होता है, पहले समझा लेते हैं। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? बता। वेलोसिटी और मोमेंटम एक टाइम पे बता सकते हैं, पोजीशन मोमेंटम एक साथ पे नहीं बता सकते। तो ऐसा क्या हो जाएगा? बता ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? बता तो लेंगे। ठीक है, हाइजेनबर्ग साहब ने कहा कि देखो, कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अब इस इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा फिजिक्स का एरर्स एंड मेजरमेंट चैप्टर रिवाइज करना पड़े। एरर्स एंड मेजरमेंट जानते हो तुम लोग? तो कोई बता सकता है कि लीस्ट काउंट क्या होता है? इसका नहीं, इन जनरल क्या होता है? ठीक, हाँ, तू खड़ा हो।
तू बता। उसके पीछे खड़ा हूँ, तू बोल। उसके बगल में खड़ा। क्या? ठीक है, इन दोनों को तो क्वेश्चन ही नहीं पता है। क्वेश्चन पता है क्या है क्वेश्चन? इससे पूछ रहा हूँ। बैठ जा, क्या आगे खड़ा हूँ। अरे बैठ जा, बैठ। क्वेश्चन का आइडिया है? नहीं ना? काहे बैठे हो फिर? क्या जरूरत है बैठने की क्लास में जब क्वेश्चन का नहीं आइडिया है तो? कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस ही नहीं बनता। इट्स लाइक, कैसे एग्जाम्पल बता, ये इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत है ना कि इसके बगल में खड़ा हूँ, इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते। तुझे क्वेश्चन पता है क्या? लीस्ट काउंट वाला टॉपिक पूछा था मैंने, तुझे पता है लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई बात, लिस्ट काउंट तुमने नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पर एटलीस्ट क्वेश्चन सुनना बनता है। बैठ जाओ। एटलीस्ट जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भले ना पता हो, पर क्वेश्चन तो पता होना चाहिए तुम्हें। इतना तो एक्सपेक्ट करूं कि नहीं बे, कि मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं तुरंत 5 सेकंड पहले वो क्वेश्चन तुम बता पाओ। इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, वो भी ना करें। ठीक है, लीस्ट काउंट वो होता है, वो मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो किसी एक डिवाइस से अपन मेजर कर सकते हैं। हर एक डिवाइस जो आती है वो किसी न किसी एक लीस्ट काउंट के साथ आती है। कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है कि एक्यूरेटली हर चीज़ मेजर कर रही है। हमेशा उसमें एक क्या रहता है, लीस्ट काउंट रहता है। जैसे रिस्ट वॉच है मेरे पास, ये इसमें लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट है, तो क्या 1 सेकेंड से छोटी क्वांटिटी मेजर कर सकता हूँ मैं इससे? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं 12.5 सेकेंड मेजर कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं इस घड़ी से 12.5 सेकेंड मेजर करने जाऊंगा तो कभी ना कभी मैं या तो 12 सेकेंड मेजर करूंगा या फिर मैं क्या मेजर करूंगा, 13 सेकेंड मेजर करूँ। ठीक है, और हमेशा जब टाइम का यूनिट लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है कि 12 सेकेंड प्लस माइनस क्या पे 1 सेकेंड का क्या हो रहा है, एरर। तो ऑब्जर्वेशन या तो मैं 12 सेकेंड का करूंगा, +-1 सेकेंड लिखूंगा, और ये जो +-1 लिखा जाता है यही क्या बनता है हमारा, एरर बनता है। क्या बनता है बे? एरर। ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है? एरर है। एरर, पोजीशन में एरर। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या है? इतना एरर के साथ पोजीशन में, मतलब पोजीशन बताने में इतने का एरर हो रहा है। ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये जो डेल्टा पी है ये क्या है? मोमेंटम में जो एरर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किए हैं उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? डेल्टा एक्स। और जो मोमेंटम को ऑब्जर्व करने के लिए जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका लीस्ट काउंट कितना है? डेल्टा पी है। और अगर ये दोनों के लीस्ट काउंट हैं और हमको एक्यूरेटली मेजर करना है तो एक चीज़ हमेशा तय रहेगी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की वैल्यू बहुत एक्यूरेटली अगर मेजर कर पाएंगे ना, कितना कर पाएंगे? H/4 पाई के बराबर कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन H/4 पाई से हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। अभी तक अपने पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को H/4 पाई के बराबर भी कर पाए। बराबर करने वाली भी डिवाइस नहीं बनी है, वो बस H/4 पाई से बड़ा ही रहता है हमेशा। ठीक है, पर
हाइजेनबर्ग साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, अभी ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कमज़ोर है तो इसलिए ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन फ्यूचर भी दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना लो, चाहे कितना भी अच्छा माइक्रोस्कोप बना लो, है ना, हम कोई ऐसी डिवाइस बना ही नहीं सकते कि वो उसका डेल्टा एक्स और डेल्टा पी किससे कम हो जाए, H/4 पाई से कम हो जाए, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं, कोई डिवाइस नहीं बना सकते, ये मैथमेटिकली प्रूव किया है। ये ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कहा कि कर ही नहीं पाएंगे, मैथमेटिकली प्रूव किया कि हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। जस्ट इन केस मान लो कि हम कोई ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सही से बता पाते हैं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बे? 0। मतलब अगर मैंने पोजीशन एक्यूरेटली बता दिया तो एरर इन पोजीशन क्या आएगा? 0। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H/4 पाई 0, यही आएगा ना। और ये कितना आता है? डबल जीरो, यही आता है। अरे इनफाइनाइट यार। तो अगर मोमेंटम मुझे कहीं लिखना हो तो मोमेंटम लिखूंगा कि मोमेंटम आ रहा है कुछ ऐसा 20 यूनिट और प्लस माइनस इनफाइनाइट का गलती। ये कुछ मोमेंटम बताया कि नहीं बताया मैंने? मोमेंटम कहाँ बताया? जैसे मान लो कि यहाँ से किसी को हजरतगंज जाना है, हजरतगंज किधर है तुम्हें पता है ना, इधर ही कहीं है। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हजरतगंज इस डायरेक्शन में है, इसमें 1.5 किलोमीटर है, प्लस माइनस 200 मीटर और मान लो, ठीक है। प्लस माइनस क्या मान लेंगे? 200 मीटर आगे पीछे होगा तो क्या वो हजरतगंज पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा ना भैया? बिल्कुल। लेकिन यहीं पे मैं ये कहूँ कि ऐसा है कि हजरतगंज इस साइड प्लस 1.5 किलोमीटर है, प्लस माइनस 200 किलोमीटर मान लो, तो इधर 1.5 किलोमीटर से जाना, 200 किलोमीटर का आगे पीछे हो सकता है। तो तुमने बताया कि नहीं बताया बे उसको? नहीं बताया, उल्टा और वो तुमको बताएगा अगर तुम ऐसे बताओगे तो क्या हजरतगंज की पोजीशन सही से बता पाए कि नहीं बता पाया? नहीं बता पाए, एकदम नहीं बता पाए। और अगर गलती से हमने मोमेंटम पूरा एक्यूरेटली निकाल लिया सही से, तो पोजीशन में क्या आ जाएगा? इनफिनिट। इट्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं 10 मीटर पे था और थोड़ा सा इनफिनिट का एरर। इलेक्ट्रॉन कहाँ है वे? पता नहीं, माइनस इनफिनिट कहीं भी, हमको नहीं मालूम कहाँ है। तो पोजीशन अगर एक्यूरेटली बताएंगे, मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, और मोमेंटम एक्यूरेटली बताएंगे तो पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग साहब ने मैथमेटिकली प्रूव किया था। मैथमेटिकली। और साहब क्या बोल रहे हैं? ये है हमारा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसका रेडियस कितना है ये, और जिसकी वेलोसिटी कितनी है ये v। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था उन्होंने? अरे बताया था ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है और मास पता है, तो क्या मोमेंटम एक्यूरेटली बताया कि नहीं बताया? अरे बता दिया ना। मोमेंटम भी एक्यूरेटली बता रहे हैं, रेडियस से पोजीशन भी एक्यूरेटली बता रहे हैं, पोजीशन भी एक्यूरेटली बता रहे हैं, मोमेंटम भी एक्यूरेटली बता रहे हैं अपने फॉर्मूले से। हाइजेनबर्ग साहब ने कहा कि बता ही नहीं पाएंगे, तो किसकी बात मानी जाएगी? हाइजेनबर्ग साहब को सही माना जाएगा कि बोर साहब को सही माना जाएगा? हाइजेनबर्ग साहब को सही माना जाएगा। इसका मतलब बोर साहब की थियरी क्या है बे? गलत है। आप एक साथ एक ही टाइम पे पोजीशन मोमेंटम कैसे बता रहे हो जब बता ही नहीं सकते? ये चीज उनसे पूछा गया कि आप कैसे बता रहे हो, ये हाइजेनबर्ग साहब तो कह रहे थे कि बता ही नहीं पाएंगे। फिर बोर साहब ने क्या कहा बे? मुझे नहीं पता। पता क्या है फिर आपको? सिलेबस बढ़ा दिया झूठ मूठ। अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो और ये घर से करके ला, ठीक है। लिखो, प्रूव दैट there are no electrons there are no electrons
present in the nucleus न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ये तुम्हें प्रूफ कर। तुम ये नहीं लिखोगे कि एज वी नो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस हेंस प्रूफ, बहुत मारेंगे। मैथमेटिकली प्रूफ करना है। मैं तुम लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। अरे बट तुरंत इनको स्प्रिंग लगी क्या पीछे, उड़ जाता है तुरंत। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज होगा।